नीलम और पिंकी दोनों बहनें थीं। उनके पिता मोहनलाल एक गरीब किसान थे जो भुट्टे की खेती करते थे। नीलम और पिंकी भले ही दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन उनमें जमीन आसमान का फर्क था। नीलम 10 साल की थी जबकि पिंकी 8 साल की। नीलम की दोस्ती गांव के मुखिया की इकलौती बेटी से हो गई और वो उसके घर आने जाने लगी। एक रोज, तेरा घर तो कितना सुंदर है काजल, और तेरा ये बिस्तर और तेरा घर, इस पर तू अकेले सोती है क्या? हाँ, क्यों? तू अकेले नहीं सोती क्या? नहीं यार, हमारे यहाँ तो लेडी के एक ही कमरा है जिसमें मैं और मेरी बहन पलंग पर और माँ बाबा नीचे चटाई बिछाकर सोते हैं। क्या तुम्हें नींद भी आती है कि नहीं? उस दिन के बाद से सच में नीलम को चैन की नींद नहीं आई। वो अपनी बहन के साथ खाट पर लेटी हुई थी, तभी नीलम ने एक जोरदार लात अपनी बहन को मारी। पिंकी दर्द से चिल्लाई, तूने मुझे लात क्यों मारी? मुझे नींद में लात मारने की बीमारी है। उसने 2-3 बार लात और मारी, जिस कारण पिंकी नीचे गिर गई। उसने फिर बिस्तर पर सोना ही छोड़ दिया। अब उस बिस्तर पर नीलम का ही कब्जा हो गया। इसी तरह मुझे सब कुछ चाहिए, गाड़ी, बड़ा घर, पैसा, सब कुछ। नीलम और काजल की दोस्ती और ज्यादा बढ़ गई। नीलम काजल की अमीरी देखकर और लालची बनती गई। एक रोज मोहनलाल के भुट्टे अच्छे बिक गए, जिससे उस दिन उसकी कमाई बहुत ज्यादा अच्छी हुई। आज कमाई अच्छी हुई है, दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े ले लेता हूँ। मोहनलाल 2 फ्रॉक लेकर घर आया, जिसे देखकर नीलम ने कहा, ये तो बहुत सस्ती सी फ्रॉक है, कुछ महंगी सी ले आते। बाबा हमारे लिए प्यार से लाए हैं, ये दुनिया की सबसे सुंदर फ्रॉक है। तू ना गरीब सोच सकती है तो हमेशा गरीब ही रहेगी। अरे काजल को देख कितने महंगे कपड़े पहनती है, वो तभी तो अमीर है। बेटा, उसका बाप 2 नंबर का काम करता है, इसलिए वो अमीर है। तो आप भी करो ना, किसने रोका है? और कब तक ये 2 रुपए का भुट्टा बेचते रहोगे? खुद तो गरीब रह गए और हमारी जिंदगी भी गरीबी में कटवा दोगे। नीलम की ये बात मोहनलाल के दिल पे लग गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही समय बीता और नीलम ज्यादातर समय काजल के साथ बिताती और उसी के जैसा बनने की कोशिश करती। ऐसे ही समय बीता और दोनों जवान हो गई। नीलम ने एक अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया जो कि काजल का ही दोस्त था। कुछ समय बाद नीलम की माँ की मौत हो गई। समय के साथ मोहनलाल भी बूढ़े होते गए और काफी बीमार रहने लगी। अब पिंकी ही अपने पिता के भुट्टे बेचने का काम संभालती। तू कहाँ जा रही है बहन? देखना बाबा कितने बीमार हैं। तो तू है तो देखभाल कर, तुम गरीबों के पास तो डॉक्टर के पास जाने के भी पैसे नहीं होंगे। नीलम गुस्से में चली गई। अभी लड़खड़ाती हुई आवाज में मोहनलाल बोला, मेरी बच्ची, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे भुट्टों खेतों का ध्यान रखना। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। बाबा, आप क्यों चले गए? बाबा, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबा, कोई नहीं है। पिंकी ने नीलम को फोन किया, लेकिन वो पार्टी में बिजी थी। क्या बाबा मर गए? चल सही है, वैसे भी बूढ़ा खाट पसारे पड़ा हुआ था। तेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, अब से तू जमीन की जगह उस खाट पर सोना, क्योंकि मैं तो कल अभिनव से शादी करने वाली हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत सुंदर लहंगा दिलवाया है। मैं आराम से उसके बड़े से घर में रहूंगी। नीलम ने शादी कर ली। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अभिनव ने नीलम से कहा, नीलम, सुना है तुम्हारे पिता के भुट्टों के खेत हैं, मुझे वो खेत चाहिए। लेकिन वो तो पिंकी की रोजी रोटी है। देख ले नीलम, ऐसे ही अमीर बनते हैं, समझी तू? अगले दिन नीलम पिंकी से बात करने गई। ले, ये मेरा बहुत महंगा लहंगा है। सुना है तो कुछ दिन बाद बाबा के दोस्त के बेटे आकाश से शादी करने जा रही है, तो ये लहंगा तू रख ले और इसके बदले में मुझे बाबा का खेत दे दे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये लहंगा, लेकिन मैं अपने बाबा का खेत किसी को नहीं दूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ बिना शादी के जोड़े के तो कैसे शादी करती है, क्योंकि खरीदने के लिए तो तेरे पास पैसे हैं नहीं। 2 दिन बाद पिंकी की शादी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शादी का जोड़ा कैसे बनवाए। फिर उसकी नजर सामने रखे भुट्टों पर गई। उसने उसी वक्त मशीन निकाली और भुट्टों का लहंगा बनाकर तैयार कर लिया। शादी के दिन किसी ने उसके भुट्टों के लहंगे की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जो कि वायरल हो गई। अब सबको पैसा ही लहंगा चाहिए था। उसके पास ढेरों ऑर्डर आने लगे।
वहीं दूसरी तरफ जमीन न मिलने के कारण अभिनव ने नीलम को घर से निकाल दिया। मैंने सिर्फ जमीन के लिए तुझसे शादी की थी, समझी? नहीं तो प्यार तो सिर्फ मैं कायल से करता हूँ। नीलम वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ पिंकी ने भुंटो का लहंगा बनाकर खूब नाम कमाया और अब वो काफी अमीर हो गई। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अजय की ट्रेन रुकी तो वो स्टेशन पर पानी लेने के लिए नीचे उतरा। स्टेशन बहुत सुमसाम है, लगता है बहुत छोटा स्टेशन है। यहाँ पानी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ ढूंढूं? एक काम करता हूँ, वापस ट्रेन में ही चला जाता हूँ। यहाँ ज्यादा देर रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे छोड़ो, कौन है तुम? अरे कौन हो तुम? अरे कोई है? अजय चिल्लाता रहा पर किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गई। अजय की आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी थी और अजय को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। कुछ देर बाद अजय को एक बड़ी सी हवेली में ले जाया गया और उसकी आंखों पर से पट्टी खोल दी जाती है। अजय देखता है उसके आसपास बड़े बड़े बदमाश गुंडे बंदूक लेकर खड़े हैं और सामने कुर्सी पर एक बड़ी उम्र का हट्टा कट्टा आदमी बैठा है। अरे कौन हो तुम? और मुझे यहाँ इस तरह ऐसे पकड़ कर क्यों लाए हो? अरे तेरा बैंड बजवाने लाए हैं। लाखन अपने होने वाले जीजा जी पर ऐसे हंसते हैं? ये तेरी बहन का होने वाला पति है, इसे इज्जत दो। ये आप सब क्या बातें कर रहे हो? मैं और किसका पति? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। आप सब हैं कौन? पहले मुझे ये बताइए। अजय इससे पहले कि कुछ और कहता, लाल जोड़े में सजी हुई लड़की दुल्हन के रूप में बाहर हॉल में आती है। लड़की देखने में बहुत मोटी थी। कमला, अनीता बेटी को मंडप में बैठा दो। दूल्हे राजा को तैयार करने के लिए हम भेज रहे हैं। अरे मैं शादी नहीं करूंगा। ये क्या जबरदस्ती है? ऐसा कोई होता है? मैं आप सबको जानता नहीं। अरे मुझे यहाँ से जाने दो, यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना। बाबूजी, ये सब खून खराबा करना जरूरी है क्या? ऐसे किसी के साथ मेरी शादी, वो भी जबरदस्ती। कमला, इसे समझा। इसके वजन और मोटेपन के कारण इसे अभी तक किसी ने पसंद नहीं किया। एक तो हम जबरदस्ती इसकी शादी इस लड़के से करवा रहे हैं और ये हमें ही भाषण देने में लगी हुई है। अरे इसको बोलो चुपचाप मंडप में बैठे। अनीता बेटा, तेरे बाबू गुस्से में आ जाएंगे। वो जैसा कह रहे हैं वैसा कर ले। अजय मजबूर था, वो उस समय कुछ नहीं कर सकता था। वो फंस चुका था। उसे मजबूरन तैयार होकर मंडप में अनीता के साथ बैठना पड़ा। कुछ देर बाद पंडित ने मंत्र पढ़े और अनीता के साथ अजय की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ देर पहले जो पिता और भाई गुस्से से बंदूकें दिखा रहे थे, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। बेटा, हमें माफ कर दो, हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। हमारी बेटी अनीता बहुत मोटी है, इसके लिए इस गांव में कोई लड़का नहीं मिल रहा था। सब इसके मोटापे को देखकर शादी के लिए मना कर देते थे। बेटा, हम बहुत तंग आ चुके थे, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। अब तुम हमारी बेटी के पति बन चुके हो, उसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं और हम चाहते हैं कि अपनी बेटी को तुम्हारे साथ खुशी खुशी विदा करें। ये आप लोगों की अच्छी जबरदस्ती है। पहले आप लोगों ने अपनी बेटी के साथ मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी और अब बोल रहे हैं कि उसे मैं विदा कराकर अपने साथ ले जाऊं। यही है आप सबकी इंसानियत है? आपको अपनी बेटी के लिए कोई दूल्हा नहीं मिला तो आपने मुझे फंसा लिया, मेरा ही बैंड बजवा दिया। बेटा, हमारी अनीता बहुत अच्छी है, बस इसका कसूर इतना है कि ये मोटी है। मेरी मोटी बेटी को स्वीकार कर लो बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी संवार दो। अगले कुछ दिन अजय अनीता के घर पर ही रुका, पर वो अनीता से बात नहीं करता था। वो बिल्कुल चुप रहता था। अनीता कई बार उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन अजय गुस्से में था। मन ही मन वो एक ऐसी योजना बना रहा था जिससे वो अनीता से अपना पीछा छुड़ा सके। और अगले ही दिन वो तैयार हो गया और अनीता को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। अनीता बहुत खुश थी कि अजय ने उसे अपनी पत्नी मान लिया और अपने साथ शहर ले जाने के लिए राजी हो गया। अनीता ससुराल जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन अजय ने सोच लिया था कि वो किसी स्टेशन पर अनीता को छोड़ देगा और खुद शहर जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। मेरे पास यही मौका है, मैं अगले स्टेशन पर जाकर अनीता को छोड़ दूंगा और खुद वापस चला जाऊंगा और जाते ही पुलिस को सारी बात बता दूंगा। अब मुझे पुलिस ही बचा सकती है। हाँ, यही ठीक रहेगा। जब मैं इसे दिखाई नहीं दूंगा तो ये खुद ही वापस घर चली जाएगी। अगला स्टेशन आने ही वाला था। अजय इस तैयारी में था कि वो किसी बहाने से अनीता को स्टेशन पर छोड़ दे। अनीता, वो जो अगला स्टेशन आने वाला है ना, वहाँ पर एक वो बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है।
मैं सोच रहा था कि हमें एक बार दर्शन के लिए चलना चाहिए, फिर हम अगली ट्रेन पकड़कर शहर चले जाएंगे। पता नहीं फिर यहाँ कब आना हो। मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ दर्शन करें। आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, मैं सचमुच बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप मिले हो। मेरे बापू और भाई सबने आपके साथ कितना बुरा किया, मेरी शादी जबरदस्ती आपके साथ कराई, फिर भी आपने सबको माफ कर दिया और आज मुझे अपने साथ मंदिर में दर्शन के लिए भी कह रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अभी आकाश और अनीता आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ लड़के उनकी सीट के सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाते हैं और अनीता को मोटी कहकर बुलाने लगते हैं। ए भाई कितनी मोटी है लगता है नई नई शादी हुई है माटे की। लड़का तो देखने में कितना सही है यार, मगर इसने मोटी में क्या देखा यार जो उसे शादी कर ली यार। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ यार कि इतनी मोटी लड़की से हम तो कभी ना शादी करें भैया। कुछ देर तक तो अजय उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन फिर उसे सहन नहीं हुआ तो उनने एक जोरदार घूंसा एक लड़के के मुंह पर लगाया। ये देखकर आसपास के और लड़के अजय को पकड़कर मारने लगे और अनीता घबरा गई। अनीता अजय को बचाने लगती है, तभी एक लड़का अनीता को धक्का दे देता है। अनीता को चोट लग जाती है। अजय के भी हाथ से खून बह रहा था। गुंडे ने उसके हाथ पर चाकू मार दिया था। इतनी देर में लोगों ने टीटी को खबर कर दी थी। अगला स्टेशन आया तो पुलिस ने उन बदमाशों को पकड़ लिया। अनीता तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर आपके हाथ से खून बह रहा है। अनीता की आंखों में आंसू थे। अनीता अजय के सीने से लग जाती है। अजय को भी उस समय अनीता के लिए प्यार महसूस हुआ। दोनों को एक दूसरे के लिए दर्द महसूस हुआ। अनीता बहुत अच्छी लड़की थी, बस गलती यही थी कि उसकी शादी अजय से जबरदस्ती कराई गई। सुनिए, वो स्टेशन तो पीछे ही रह गया। अब हम उस मंदिर में दर्शन के लिए कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम्हारे माँ बाप से मिलने जाएंगे तब हम मंदिर हो आएंगे, ठीक है? वैसे भी बहुत दिनों से माँ इंतजार कर रही होगी। हमें घर चलना चाहिए अनीता। अनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिरकार अजय ने उससे अपनी पत्नी मान ही लिया। और फिर कुछ घंटों के सफर के बाद अजय अनीता को लेकर अपने घर पहुंचता है। वो अपनी माँ को कुछ सच नहीं बताता। वो तो बस इतना ही कहता है कि किस्मत ने ही अनीता को उसकी पत्नी बनाया है।